हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 500 रुपये से भी नीचे ये शेयर जा चुका है और एक महीने में देखो तो भाई साहब 23 से 24% की भयंकर गिरावट है। हालांकि ये गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इसका जो लेवल इसने छुआ था तकरीबन 800 रुपये पर गया था इंट्राडे में, अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट ये 35% की गिरावट दिखा चुका है अपने हायर लेवल से। हालांकि बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़ी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। 290 रुपये से 800 रुपये पर गया था ये। उसके बाद लगातार गिरावट है और ये गिरावट अभी भी थम नहीं रही है। जबकि उससे उलट इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वेदांता, इसने पिछले एक महीने में 7% की तेज़ी दिखाई है और 6 महीने में 68% की तेज़ी। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर थी लेकिन गिरावट अभी भी नहीं आई है जितनी गिरावट हम हिंदुस्तान जिंक में देख चुके। रीज़न सिंपल सा है कि पहले एक प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई थी और बाद में जैसे ही ओएफएस को लेकर अनाउंसमेंट हुई, जाहिर सी बात है मार्केट ने उसको डिस्काउंट करना शुरू करा। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 500 रुपये से भी नीचे शेयर आ चुका है और 6 महीने में, हालांकि अभी भी तेज़ी है 60% की, लेकिन एक महीने में 30% से भी ज़्यादा गिर चुका है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 53% का ग्रोथ है। देखो, लंबे समय तक ये परफॉर्म नहीं करा था और जैसे ही पूरा मेटल सेक्टर चेंज हो रहा था, बड़ी तेज़ी आ रही थी, तो भाई साहब यहाँ पर भी बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिली। 800 रुपये पर शेयर चला गया और बाद में गिरावट भी आई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 700 रुपये का लेवल क्रॉस करता तभी मैंने कहा था मत खरीदना यहाँ पर, जब गिरेगा नहीं रुकेगा ये। तो शुरुआती दौर में तो एक प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन जैसे ही 615 रुपये के आसपास था, एक सरप्राइज़ ये हुआ कि भैया प्रमोटर जो थे, देखो प्रमोटर को पैसों की ज़रूरत तो है। हम बात करें यहाँ पर वेदांता की, वेदांता को डेट वगैरह चुकाने हैं, पैसों की ज़रूरत तो है उनको, तो वो ओएफएस लेकर आए और ओएफएस ही बहुत हैवी डिस्काउंट पर लेकर आए थे। ठीक है, जब शेयर 600 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करा था तब 485 रुपये के आसपास से ओएफएस लेकर आए थे। मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 125-130 रुपये कम दाम पर ओएफएस। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा होता है तो मार्केट उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, वहाँ जाने की कोशिश करती है जितने प्राइस पर ओएफएस आया होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया हिंदुस्तान जिंक में लगातार गिरावट हमें तब देखने को मिली थी जब यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल था वो 486 रुपीज़ का था और प्रमोटर ने यहाँ पर तकरीबन 3.17% का स्टेक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेचा है और प्रमोटर ने यहाँ पर पैसा कमाया। जाहिर सी बात है। और देखो, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब चीज़ है। प्रमोटर को देखो, वेदांता अभी डेट से जूझ रही कंपनी है। ठीक है, इनको अभी भैया पैसों की ज़रूरत है, आप इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। इनको पैसों की ज़रूरत है अपने डेट को चुकाने के लिए। तकरीबन 65 से 70 हज़ार करोड़ के आसपास का कर्जा वेदांता के ऊपर है और वो लगातार पैसा रेज कर रहा है अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, चाहे वो ओएफएस के ज़रिए हो, चाहे वो डिविडेंड के ज़रिए हो। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में जब वेदांता के ऊपर मैंने बात करी थी, मैंने ये भी कहा था कि ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए का पैसा वेदांता लेकर बैठा है ताकि आने वाले टाइम में जो भी इनकी मैच्योरिटीज़ होने वाली उसको ये आराम से चुका पाए। तो जाहिर सी बात है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक को भुगतना पड़ा, क्योंकि पैसा रेज करने के लिए हिंदुस्तान जिंक के शेयर वगैरह इतने हैवी डिस्काउंट पर यहाँ पर बेचे गए थे। और उसके बाद देखो तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। बाजार जस्ट अभी खुला है, 6 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए हैं। 1% की गिरावट है। और जहाँ तक बात करें ऑल टाइम हाई जो कि बना था इसी साल 807 रुपये का, और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। और देखो, कंपनी डिविडेंड भारी भरकम पे कर रही है। बिल्कुल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल है ये वेदांता की तरह। इस साल इसने तकरीबन 29 रुपीज़ का तो डिविडेंड पे कर दिया है। हालांकि अभी तक 10 रुपये का करा है, बाकी 19 रुपये करेगा ये। ठीक है, 19 रुपये करेगा ये। काफ़ी लोगों को मिला होगा, काफ़ी लोगों को अभी नहीं मिला होगा, टाइम लगेगा ये। तो बाकी 19 रुपये भी यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा डिविडेंड पे आउट करता है। पिछले साल भी देखो तो भैया भारी भरकम डिविडेंड पिछले साल भी इसने पे करा था। और देखो, रीज़न ये है कि वेदांता भी ज़्यादा जो डिविडेंड है वो पे कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक भी पे कर रहा है, क्योंकि पैसा चाहिए प्रमोटर को और डिविडेंड के थ्रू वो निकाल रहे हैं अपने कर्जे को चुकाने के लिए। लेकिन जिस बार इन मतलब अच्छा खासा पैसा ये मतलब अपना कर्जा चुका देंगे, तब आपको इतने बड़े बड़े डिविडेंड्स तब देखने को नहीं मिलेंगे। तब कंपनी अपने कैश फ्लो पे काम करेगी और मुझे लगता है कि ये कुछ टाइम होगा। अभी भी आने वाले 1-2 साल तक अच्छा ही आपको डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
बाद में डिविडेंड कम हो जाएगा जब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि पैसा रेज ऑलरेडी बहुत अच्छा कर लिया है। आगे भी डिविडेंड के थ्रू थोड़ा और पैसा निकालेंगे, थोड़ा सा और लोन लेंगे, थोड़ी सा और शेयर बेचेंगे, करके करके मतलब करेंगे ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो देखो सस्ता है, 25 का पी है इसका, और सेक्टर पी 31 का है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो वो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है। मतलब जैसे हमने आगे देखा, लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ मतलब इसका ग्राफ है। 800 रुपये से गिरकर जो आया है, कहीं पे संभला नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं संभल रहा। और यही वजह है कि सिर्फ 10% एनालिस्ट ही यहाँ पर बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, डेफिनेटली 2345 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स थे, ठीक है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अच्छे थे, इंक्रीज़ है। रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ था, 8400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टरों के मुकाबले और भी अच्छा रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू भी अच्छे थे इनके, प्रॉफिट्स भी अच्छे थे, कोई शक की बात वहाँ पर नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे रेवेन्यू प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। रीज़न सिंपल सा है कि बहुत सारा पैसा डिविडेंड के थ्रू निकल रहा है, तो पैसा तो इनको कमाना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि जितना डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं उतना उससे ज़्यादा का ही इनको उससे डबल कह सकते हैं, ठीक है, कि इनको प्रॉफिट तो कमाने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.92% की, हालांकि जून क्वार्टर की है। OFS इन्होंने इस क्वार्टर में लेकर आए हैं, तो जब आप नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होती नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बार अगर आप देखो तो प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग गिरी हुई भी थी। और जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बहुत कम क्वांटिटी उनके पास है, 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.96% डोमेस्टिक के पास है, 0.75% FIs लेकर बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई सब कंपनी खराब है इसलिए, नहीं, ज़्यादा फ्री फ्लोट है ही नहीं इसका। रीज़न है कि ऑलमोस्ट अगर जून तक की मैं बात करूँ, ठीक है, तो 65% की होल्डिंग तो प्रमोटर लेकर बैठे थे, और यहाँ पर 29% के आसपास की जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट लेकर बैठी हुई है। यहाँ पर ये जो आप अदर पार्टीज़ में देख रहे हो, इसमें से 29% के आसपास की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट यहाँ पर OFS लेकर आने वाली थी, ठीक है, बहुत पहले जब शेयर प्राइस इसका 250-300 के आसपास का था, तब गवर्नमेंट अपना OFS लेकर आने वाली थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी डील नहीं होने दी, ठीक है, कि भैया आप अपना बिजनेस जो है, वेदांता का जो बिजनेस था, इंटरनेशनल जिंक का बिजनेस, वो बेचना चाहते थे इस कंपनी को, हिंदुस्तान जिंक को। तो गवर्नमेंट ने ये डील नहीं होने दी, और तब से वेदांता चाहता है कि गवर्नमेंट इस कंपनी से एग्जिट कर ले, अपने शेयर बेचना शुरू कर दे। और गवर्नमेंट अलग अलग ट्रांजेक्शन में अपनी OFS लेकर आने का प्लान कर रही थी, हालांकि अभी भी लेकर आए नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रमोटर ही लेकर आ गए, जो वेदांता है वही लेकर आ गए। तो यहाँ पर देखो रिस्क पता है इस कंपनी में क्या है, कि ये जो 29% है, ये आने वाले 4-5 सालों में आपको बहुत बड़ी बिकवाली इस परसेंटेज में देखने को मिलने वाली है। अभी 3% की बिकवाली जब हमने देखी तो भैया 600 रुपये से शेयर 500 रुपये से भी नीचे आ गया, 125-130 रुपये का गिरावट इसने दिखा दिया। तो जब यहाँ पर ये 29% की होल्डिंग जब धीरे धीरे करके बेचने के लिए आएगी तो कहाँ जाएगा ये। और यही मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम होने वाली है इस कंपनी के लिए, कि देखो बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आने वाली है, हर कोई जानता है। जैसे ही तेज़ी आएगी यहाँ से, मान लीजिए कि चलो ठीक है अभी तो गिरावट आ रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर तेज़ी आ जाती है, यहाँ पर 600 पे चला जाता है शेयर दोबारा, तो गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग बेचने की तब कोशिश करेगा, और ये डेफिनेटली होगा, तब वापस शेयर नीचे की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से इमीडिएट बेसिस पर हिंदुस्तान जिंक से मैं दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी भी एक बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आ सकती है। और जो फॉल हमने देखा वो अभी भी कहीं पे रुका नहीं, अटका नहीं है, और यही वजह है कि थोड़ी बहुत दूरी अभी भी यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। और यही वजह कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।